नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू के अल्पसंख्यक स्टेटस पर। एएमयू के अल्पसंख्यक स्टेटस को लेकर पहले भी सवाल उठाए गए हैं और पहले भी इसके स्टेटस को चुनौती पेश की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2005 में 1981 के एएमयू अमेंडमेंट एक्ट को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया था, लेकिन 2006 में तत्कालीन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी और केंद्र सरकार के शपथ पत्र के बाद फिर से इसका अल्पसंख्यक स्टेटस बरकरार कर दिया गया। इस फैसले को भी चुनौती दी गई, जिस पर मंगलवार से लगातार सुनवाई हो रही है और सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने यह दलील दी है कि एएमयू चूंकि राष्ट्रीय संस्थान है ना कि अल्पसंख्यक संस्थान, और साथ में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू से यह भी पूछा कि उसका अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा कैसे जायज है। कोर्ट इस बात का खास तौर पर जिक्र किया कि एएमयू की 180 सदस्यीय गवर्निंग बॉडी में सिर्फ 37 मुस्लिम सदस्य हैं। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 30A में सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और समुदाय के विकास के लिए अपना संस्थान खोलने और उसके प्रबंधन का अधिकार है। यूनिवर्सिटी बनने से पहले एएमयू एंग्लो ओरिएंट कॉलेज था, जिसे 1975 में सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था और इस कॉलेज का उद्देश्य मुसलमानों को कुरान के साथ साथ आधुनिक शिक्षा देना था। इस यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर विवाद हमेशा से रहा है। केंद्र ने कहा है कि जिस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व मिला है वो गैर अल्पसंख्यक ही होना चाहिए, यह शर्त रखी है। केंद्र ने बताया है कि राष्ट्रीय महत्व वाला संस्थान होने के बावजूद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस जो है वो दूसरे यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस से अलग है, जो कि सही नहीं है। एएमयू की दलील है कि यह बिल्कुल जरूरी नहीं कि किसी अल्पसंख्यक संस्थान के गवर्निंग बॉडी का हर सदस्य मुस्लिम ही हो। अब इसी बात पे बहस छिड़ी हुई है और बहस आगे भी जारी होगी। क्या होगा ये कोर्ट को बताना है। और कुल मिलाकर कहें तो एएमयू के अल्पसंख्यक के स्टेटस पे तलवार लटकी हुई है और यह कभी भी खत्म किया जा सकता है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि स्टेटस के हटने से फर्क क्या पड़ेगा। तो आपको बता दूं कि स्टेटस के हटने के बाद इसके वीसी का मुस्लिम होना जरूरी नहीं होगा। मतलब ये कि कोई भी आम हिंदुस्तानी वीसी बन सकता है एएमयू का। अल्पसंख्यक स्टेटस के कारण सरकार से जो अनुदान की राशि एएमयू को मिलती है वो बंद कर दी जाएगी और यह यूजीसी के नियम से चलेगी। हालांकि यूजीसी भी फंड देती है, लेकिन उसका अपना नियम है, वो अपने नियम के अनुसार जो है वो फंड देती है। फैकल्टीज के अपॉइंटमेंट में भी यूजीसी के नियम का पालन करना होगा। इससे पहले वीसी अपने परिवार के सदस्यों को महत्वपूर्ण पदों पर अपॉइंट कर देते थे, जो कि अब नहीं कर सकेंगे। विश्वविद्यालय में सरकार की दखल बढ़ जाएगी कुल मिलाकर, और इसी बात को लेकर एएमयू के जो प्रशासक हैं, एएमयू के जो वीसी हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं कि इसका स्टेटस जो है वो बरकरार रखा जाए। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या जिस उद्देश्य से एएमयू की स्थापना की गई थी, क्या वह उद्देश्य पूरा हो रहा है। क्या एएमयू का अल्पसंख्यक स्टेटस गैर संवैधानिक है। क्या अल्पसंख्यक स्टेटस के पीछे एएमयू के मनमानी हो रही है एएमयू में। क्या अल्पसंख्यक स्टेटस हट जाने के बाद बदल जाएगा एएमयू का चरित्र। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी हमारे साथ होंगे, उनसे आपका मैं परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। अक्सर इस्लामिक विषयों और राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दों का जमकर विरोध करने को लेकर चर्चा में रहने वाले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर अल्पसंख्यक दर्जे को छीनने को लेकर गाज गिराई जा सकती है। लंबे समय से चल रहे इस मामले पर कोर्ट में सवाल खड़े किए गए। आपको बता दें, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश शर्मा की खंडपीठ ने विश्वविद्यालय प्रशासन से अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा साबित करने को लेकर सवाल पूछ लिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि एएमयू की 180 सदस्यों वाली गवर्निंग काउंसिल में जब 37 ही मुस्लिम हैं, तो फिर यह संस्थान अल्पसंख्यक कैसे हो सकता है। इस संदर्भ में केंद्र ने कोर्ट से कहा कि एएमयू किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय का विश्वविद्यालय नहीं है और नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी विश्वविद्यालय जिसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है वह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर अपनी लिखित दलील में कहा कि विश्वविद्यालय हमेशा से राष्ट्रीय महत्व का संस्थान रहा है।
आपको बता दें कि एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का मुद्दा कई दशकों से कानूनी विवाद में फंसा है। शीर्ष अदालत ने 12 फरवरी 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे के विवादास्पद मुद्दे को 7 न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया था। 1981 में भी इसी तरह के मामले को संदर्भित किया गया। 1980 में इलाहाबाद कोर्ट ने एएमयू का अजीज पाशे मामले में माइनॉरिटी स्टेटस छीन लिया था, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस ने समन पत्र देकर सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसे फिर से बहाल कर दिया। अब एक बार फिर इसके माइनॉरिटी स्टेटस के चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी पक्ष से जमकर सवाल खड़े किए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो एएमयू के स्टेटस पे मोदी की स्ट्राइक हुई है और इनका जो अल्पसंख्यक स्टेटस है उस पर तलवार लटक रही है। कभी भी अल्पसंख्यक स्टेटस जो है एएमयू का वो खत्म हो सकता है। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 4 मेहमान, उनसे आपका मैं परिचय करा दूं। अश्वनी दुबे जी हमारे साथ है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, वरिष्ठ लॉयर हैं, इस तरह के मसलों पर बहुत अच्छी समझ रखते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा आसिफ हुसैन साहब मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ हैं और सचिन यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं और रोली तिवारी मिश्रा राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे हमारे साथ हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत, चूंकि ये मामला लीगल है, कानूनी है, तो मैं अश्वनी दुबे जी से करना चाहूँगा। अश्वनी जी, पहले भी चर्चा हुई थी हम लोगों की, जब एएमयू का विवाद होता था तो कई बार चर्चा हुई इस पर। अभी जो स्टेटस को लेकर के चर्चा हो रही है, कोर्ट में बहस हो रही है, जो दलील पेश की जा रही है एएमयू की तरफ से, आपको पता होगा दलील पेश की जा रही है, जो कोर्ट सवाल पूछ रहा है उस सवाल पे सवाल उठाया जा रहा है एएमयू की तरफ से। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यह जो स्टेटस है, क्या आपकी नज़र में ये असंवैधानिक है या संवैधानिक है, और क्या जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो जायज़ हैं या नाजायज़ हैं? देखिए, अगर हम बात करते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 की, जी, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक है उनको अधिकार है। यानी उसके 30(1) में है कि सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार होगा। बिल्कुल। दूसरा, जो अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित शैक्षणिक संस्थान है वो कोई भी कानून अधिग्रहण करने के लिए बना सकते हैं, लेकिन राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे कानूनों के तहत निर्धारित राशि ऐसी संपत्ति का अधिग्रहण हो जो गारंटीकृत अधिकार को प्रतिबंधित और निरस्त्रित नहीं है। यानी संविधान में दी गई जो व्यवस्थाएं हैं, सब्जेक्ट टू द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट या स्टेट पॉलिसी, जो 4-5 उसके रडार हैं वो उसमें आते हैं। दूसरा, जब 1877 में 19वीं सदी के जो उस समय सर सैयद अहमद खान थे मुस्लिम सुधारक, उन्होंने अलीगढ़ में मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। इसके माध्यम से जो इस्लामी मूल्य और सिद्धांतों को सावधानी पूर्वक संतुलित संरक्षित करते हुए जो आधुनिक ब्रिटिश शिक्षा थी उसको लोकप्रिय बनाने की बात हुई। अब ये तो 19वीं सदी की बात थी। बिल्कुल। अब 14 सितंबर 1920 को जब एएमओ कॉलेज और मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन को जो एक एकल विश्वविद्यालय में शामिल करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम बना, उसके बाद आजाद हुआ देश। फिर यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब यूजीसी अपने जब रेगुलेशंस टीचर्स के अपॉइंटमेंट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के, एसोसिएट प्रोफेसर्स के, नॉन एकेडमिक स्टाफ के, और ग्रांट देने के क्या क्राइटेरिया होंगे, क्या पैरामीटर्स होंगे, यूजीसी निर्धारित करता है। तो जब देश में एक लॉ आ गया और देश में लॉ आ गया तो जो बाकी, और कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन से बना हुआ जो कानून है वो जो है उसके ऊपर प्रिवेल करेगा। यानी अब जो खास तौर से अपने इस मूल्यों को लेकर या उनको लेकर के कि ये पर्टिकुलर एक इस्लाम की शिक्षा देगा या इस्लाम सुधार की बात करेगा, वो सब्जेक्ट टू दी इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट आ गया। बिल्कुल। अब उसके बाद जब 1951 में विश्वविद्यालय ने मुस्लिम छात्रों को प्रदान की जाने वाली अनिवार्य धार्मिक शिक्षा को समाप्त करने के लिए एएमयू अधिनियम में संशोधन किया, तो उस प्रावधान को हटा दिया जो विश्वविद्यालय के न्यायालय में केवल मुस्लिम प्रतिनिधित्व का अनिवार्य करता था। बाद में जब 1965 में फिर से अमेंडमेंट किया गया तो जो सर्वोच्च शासी निकाय रहा वो भी नहीं रहा और एक निकाय बन गया जिसके सदस्यों को विजिटर यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया गया।
बिल्कुल। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए विश्वविद्यालय के अन्य निकायों के बीच जो उनकी पावर्स थी उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तब मामला आता है एस अजीज बाशा वर्सेस भारत संघ। तो 1967 में जो पिटिशनर्स थे उन्होंने तर्क दिया कि इस अमेंडमेंट से भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उनको एडमिनिस्ट्रेट करने का, प्रशासन करने का अधिकार है, उसका वायलेशन है। और उन्होंने यह भी तर्क दिया कि धार्मिक और धर्मार्थ कार्यों को पूरा करने का जो उनका अधिकार है आर्टिकल 26 से, धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 और संस्कृति और भाषा के संरक्षण का अधिकार, उसका उल्लंघन किया। वो सारा मामला आया तो के एन वाचू और न्यायमूर्ति एस बगावत, डीके मित्तल, लेकिन ये जो वायलेशन तो बताया गया, लेकिन वायलेशन क्या है ये नहीं बताया गया मुझे लगता है। और इसी के आधार पे वायलेशन चूंकि क्लियर नहीं किया गया था, इसलिए दोबारा जो है इसको चुनौती दी गई थी और इलाहाबाद कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में फिर से जो है खारिज करके स्टेटस को बरकरार रखा गया था। क्योंकि ये चूंकि लीगल मामला है और कोर्ट के अपने दलील हैं, जो इनको अल्पसंख्यक दर्जा छीनना चाहते हैं उनका अपना दलील है, और जो चाहते हैं कि बरकरार है उनका भी अपना दलील है। हमारे साथ आसिफ हुसैन साहब हैं, ये बताएंगे। आसिफ साहब, क्या आपको लगता है कि जो स्टेटस, जो अल्पसंख्यक का स्टेटस है, माइनॉरिटी स्टेटस है यूनिवर्सिटी का, एएमयू का, वो हटना चाहिए, या आपको लगता है कि ये नाजायज किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी के साथ ज्यादती की जा रही है? मुकेश जी, मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत इसी बात से करूंगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट को बरकरार रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें तो मुसलमानों की हालत इस वक्त शैक्षिक स्तर पर या फाइनेंशियल स्तर पर जो दलितों से भी खराब है। आज हम ये तो आप वही कह रहे हैं जो कपिल सिब्बल वहां पर तर्क दे रहे हैं। आप अपनी तो बात बताइए, ये तो कपिल सिब्बल तर्क दे रहे हैं जी। तो वही देंगे जो चाहे कपिल सिब्बल दे या मैं दूं, बात तो वही है कि जो सच है, और सच से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। जब भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अन्य तबकों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही है, वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात हो रही है, वुमेन्स एम्पावरमेंट पे काम किया जा रहा है, उनको पार्लियामेंट में एक रिजर्वेशन दिया जा रहा है, SC ST के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत काम हो रहे हैं। तो उसी तर्ज पर क्या अगर मुस्लिमों के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए कोई यूनिवर्सिटी है और वहां पर छात्र शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं तो इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए आसिफ साहब, देखिए इसका जवाब तो मुझे लग रहा है कि रोली शुक्ला दूंगी, लेकिन मैं एक चीज़ मैं पूछूंगा कि भारत का कोई भी संस्थान क्या ऐसा भी है जहां पर मुस्लिमों के लिए कोई बाधा हो, या मुस्लिम को वहां पर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फेस करना पड़ रहा हो? अगर सब इंस्टीट्यूशन में मुस्लिम जा सकता है, अगर इसका राष्ट्रीय दर्जा, ये राष्ट्रीय महत्व का इंस्टीट्यूट बना दिया जाए, अगर अल्पसंख्यक दर्जा इसका हट जाए तो इसमें मुसलमान के प्रवेश पे या मुसलमान की शिक्षा पे कोई रोक थोड़ी लगेगा। आप जो पढ़ रहे हो तो पढ़ेगा, आगे भी जो है ये जो दूसरे के लिए भी दरवाजे खुलेंगे। जो ज्यादतियां हो रही है, अभी आपको क्या लगता है कि एएमयू में सारे मुसलमानों का कल्याण हो जाएगा? सरकार की जितनी योजनाएं बन रही है, क्या उसमें मुसलमानों का कल्याण नहीं हो रहा है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो सरकार की योजनाएं हैं, क्या उसमें मुस्लिम्स नहीं है? जो विकास के कार्य हो रहे हैं, क्या वो मुस्लिमों के लिए नहीं हो रहे? जो सड़कें बनाई जा रही है, जो बिजली दी जा रही है, जो सरकार की दूसरी योजनाएं, वो सबके लिए है। इसमें आप अपने आप को अलग से चिन्हित करके योजनाएं क्यों लाना चाहते हैं? मुकेश जी, आपकी बात पर मैं कहना चाहूंगा कि मुसलमानों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। किसी मुसलमान ही नहीं, इस देश के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मगर अगर आपकी बात को हम जायज मान लें कि भाई सबके लिए सड़कें बन रही है, सबके लिए शिक्षण संस्थाएं बन रही है, सबको प्रवेश की अनुमति है, तो फिर रिजर्वेशन की जरूरत क्या है हिंदुस्तान के अंदर? आज रिजर्वेशन आता है पार्लियामेंट में, महिलाओं को रिजर्वेशन आता है कि भाई उनमें सांसद में इतना कोटा होगा, ग्राम पंचायत में तो मतलब आसिफ हुसैन साहब, आप मतलब ये कह रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि धार्मिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए। इनडायरेक्टली तो आप धार्मिक आधार पे आरक्षण की वकालत कर रहे हैं तब जी। मैं जो कि संविधान अलाउ नहीं करता है ना इसको, धार्मिक आधार पे आरक्षण को संविधान अलाउ नहीं करता, और इनडायरेक्टली आप वही कर रहे हैं। एएमयू के रास्ते आप जो है रिलीजियस रिजर्वेशन चाहते हैं रिलीजन के आधार पे, संभव नहीं, असंवैधानिक है। इसीलिए इसी के आधार पे जो है इसको असंवैधानिक किया जा रहा है। सपा जी, ठीक है, मैं आपसे आऊंगा आपके पास, बहुत और भी दो लोग हैं हमारे पास। आसिफ, सच्चर कमेटी ने क्या कहा आप बताइए ना? क्या सच्चर कमेटी ने क्या कहा है अपनी रिपोर्ट में? सच्चर कमेटी पे बात में सर बहुत डीप चलना पड़ेगा, बहुत डीप डिस्कशन हो जाएगा। सच्चर कमेटी ने बहुत कुछ कहा, सच्चर कमेटी बनाई क्यों गई थी, किसने बनाई थी, ये बहुत ही एकेडमिक हो जाएगा बहस, और उसमें आप कहीं पर ठहर नहीं पाइएगा।
वो एकेडमिक बहस है। ठीक है, सचिन यादव जी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सचिन, क्या आपको लगता है एएमयू का स्टेटस जो है, अल्पसंख्यक का स्टेटस हटना चाहिए? ये डिस्क्रिमिनेशन है एक तरीके से, दूसरे लोगों जो उसमें एडमिशन नहीं ले पाते हैं, जो वहाँ फैकल्टी नहीं बन पाते, जो वीसी नहीं बन पाते, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है, इसलिए इसको हटा देना चाहिए। देखिए, हम लोग जो है इस देश के, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सभी एक नागरिक हैं। और सरकार को जो है यूनिवर्सिटी जो है उसके लिए जो है सरकार को जो है यूनिवर्सिटी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो कॉलेज जो है इस देश की धरोहर है। चलिए, मदद करने के लिए ही तो ये सारी चीजें की जा रही है। आप समझ नहीं आ रहे, मुझे लग रहा है कि आपने होमवर्क नहीं किया है इस पे, क्योंकि बात नहीं सर, मैं होमवर्क किया हूँ सर। हाँ, जो है जो भी वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टेटस के बारे में बात कीजिए ना जी। क्या सर? स्टेटस के बारे में मैंने सवाल पूछा कि क्या इसका अल्पसंख्यक का स्टेटस बरकरार रखने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है और हटाने की बात चल रही है, क्या आपके हिसाब से, आपकी पार्टी के हिसाब से वो सही है या आप इसे गलत मानते हैं? गलत मानते हैं तो आपके तर्क क्या है, सही मानते हैं तो आपके तर्क क्या है? देखिए सर, जो है ये तो गलत है जो है जी, ये गलत है, क्योंकि जो हम देश के आजादी से पहले से जो यूनिवर्सिटी है सर, जो है सरकार जो है कहीं ना कहीं सर जो है एक जाति विशेष के नाते जो है उस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रही है। ठीक है, जाति विशेष नहीं, धर्म के आधार पे आप कहना चाह रहे हैं, जाति आपकी भूषण। ठीक है, रोली जी हमारे साथ में, जाति धर्म के आधार पे। ठीक है, समझ गया। आप अपनी पार्टी पॉलिटिक्स आप इसमें घुसेड़ना चाहते हैं, उसी चश्मे से देख रहा है इसको। डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। रोली जी, क्या आपको लगता है कि जो स्टेटस दिया गया है और जो जिस उद्देश्य से एएमयू की स्थापना की गई थी कि आधुनिक शिक्षा की तरफ मुसलमान बढ़े, क्या आपको लगता है कि एएमयू वो उद्देश्य पूरा कर रहा है, या एएमयू का स्टेटस जो है वो इस उद्देश्य को पूरा करने में मदद कर रहा है? देखिए मुकेश जी, आपने जो प्रारंभ में एक बात कही कि शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो सबका विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है। और मैंने तो सभी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या कई विद्यालयों में देखा है कि ज्ञानार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। तो उसमें एक पर्टिकुलर धर्म को अगर आप, ठीक है, जब जिस समय इसकी स्थापना हुई उसका क्या उद्देश्य था, लेकिन आज हम एक स्वतंत्र भारत में हैं, हम अपने अमृत काल में चल रहे हैं। और ऐसे समय में जब सभी विश्वविद्यालय, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, संविधान के प्रथम पृष्ठ पर लिखा हुआ है, और जब सभी विश्वविद्यालयों में मुस्लिम छात्रों के लिए शिक्षा के द्वार खुले हुए हैं, तो उनको एक स्वस्थ मन से चीज़ का स्वागत करना चाहिए कि एएमयू का जो स्टेटस है उसको सभी के लिए खोलना चाहिए। सभी जाति धर्म के लोग वहाँ पर आएँ, ज्ञानार्थ आएँ, सेवार्थ जाएँ, लाभार्थ लेकर के जाएँ, शिक्षाओं का ज्ञान लें। लेकिन पर्टिकुलर जो समस्याएं चल रही थी कि वीसी एक ही धर्म विशेष के बनेंगे, वह अपने ही लोगों को रखेंगे, जितने भी कर्मचारी से लेकर उनके घर खानदान के लोग होंगे, तो इस पर एक बड़ा नियंत्रण लगना ज़रूरी है। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विश्व की एक यूनिवर्सिटी है, भारत की एक धरोहर है, भाई ने कहा, तो मैं इस बात से सहमत हूँ। तो क्यों ना ये जो धरोहर है इसमें सभी जाति सभी धर्म के लोगों का स्वागत हो, और ये स्टेटस खाली कि ये अल्पसंख्यक के लिए ही है और बहुत कम मात्रा में बाकी अन्य जातीय धर्म के लोगों को मिलेगा, इसको मुझे लगता है खत्म करके एक स्वच्छ मन से जो यूजीसी की गाइडलाइन है, जो अन्य सभी विश्वविद्यालयों के लिए, उनका स्वागत करना चाहिए। और निर्णय सुप्रीम कोर्ट में पड़ा ही हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। मैं अश्विनी जी के पास एक बार वापस जाना चाहूँगा। अश्विनी जी, ये जो पूरा मसला है स्टेटस को लेकर के, ये लीगल मसला है, बहस भी चूंकि कोर्ट में चल रही है, क्या आपको लगता है कि ये जो सारा मसला है ये ले दे करके आर्टिकल 31 जो है ये इसी को के इर्द गिर्द है, और इस आर्टिकल के आधार पे जो रिजर्वेशन अल्पसंख्यकों को धर्म के आधार पे अलग संस्थान खोलना, धार्मिक आधार पे, क्या आपको लगता है कि इसी को हटाना चाहिए? क्योंकि मूल समस्या जो है यहीं से आती है, और केवल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जिसमें इस तरीके की समस्या आएगी। एक बार आप इसको हटा देंगे, एक कॉलेज में हटा देंगे, दूसरे में फिर शुरू हो जाएगी। क्या लगता है कि संविधान संशोधन करके इसे ही हटा देना चाहिए? संविधान संशोधन तो फिर हम ऑप्शन की बात करें, एक डिफरेंट मुद्दे पर चले जाएंगे अगर हम उस पर आते हैं तो जी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक जगह नहीं है, आप हर एक आर्टिकल 25 में भी फिर आपको
देखना पड़ेगा कि जो रिलीजन को प्रोपोगेट करने की इजाजत है उस पर भी बात करेंगे। आर्टिकल 28 में भी आ जाएंगे, आर्टिकल 26 में भी या 30 में, तो तमाम संशोधन होंगे जो संशोधन मैं समझता हूं कि अभी के कॉन्टेक्स्ट में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम एएमयू के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जहां पर यूनिफॉर्मिटी की बात होती हो देश में, कि एक यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी देश में हो, जहां पर नौकरियों में किसी प्रकार का जो है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जहां पर ग्रांट्स देने की बात होती हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और तमाम गवर्नमेंट अथॉरिटीज ग्रांट देती हो, ऐसे समय पर भी अपना एक इनर कॉन्स्टिट्यूशन रखते हुए, अपने उस स्टेटस को बरकरार रखते हुए आप ही डिसाइड करेंगे कि आप क्या पढ़ाएंगे, आप ही डिसाइड करेंगे कि आप कौन पढ़ाएगा, आप ही डिसाइड करेंगे आपका विद्यार्थी कौन होगा, आप ही डिसाइड करेंगे कि यहाँ के निर्णय कैसे लिए जाएंगे, आप ही डिसाइड करेंगे कि भारत सरकार हस्तक्षेप नहीं करे। मैं समझता हूं कि रूल ऑफ लॉ से और संवैधानिक व्यवस्था से चलने वाली कंट्री का पार्ट नहीं है। दूसरा, जब 1920 की परिस्थितियां थी जिसमें भारत के गवर्नर जनरल थे वो विश्वविद्यालय के प्रमुख थे, तो अगर हम प्री इंडिपेंडेंस एरा की भी बात करते हैं तो ये भी नहीं था, उस समय का स्टेटस ऐसा था कि सिर्फ वही जो एएमयू के लोग हैं वही के वही लोग थे। और आजाद भारत के बाद जो विजिटर को प्रेसिडेंट को बनाया गया वो भी इस बात की तरफ इंगित करता है कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट लॉज है, सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस अदर यूनिवर्सिटीज। दो तरह की यूनिवर्सिटीज हैं सरकारी, एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक स्टेट यूनिवर्सिटी। जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फंडिंग, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर में आप जो है जो तमाम जो एजुकेशन पॉलिसी है वो एजुकेशन पॉलिसी, अपॉइंटमेंट के लिए, एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए तमाम नियम बने हुए हैं कि किसका जो कौन पीएचडी होगा, कौन नेट क्वालिफाई करेगा। ऐसी परिस्थिति में अगर अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, ऐसी परिस्थिति में आप अपने लोगों को आगे लगे, तो मैं समझता हूं कि ये जो 1967 का जो फैसला है उस फैसले के खिलाफ होगा, नंबर 1। नंबर 2, अजीज बाशा केस की जो बात कर रही है, वो भले ही एक पर्टिकुलर कम्युनिटी यूनिवर्सिटी खोल लेती है, लेकिन उन डिग्रियों को मान्यता कौन देगी? मान्यता देने का काम तो सरकार का है। तो जब सरकार का काम मान्यता देने का है तो निश्चित तौर पर आपको सरकार के जो जो नियम है उनकी कसौटी पर भी आपको आगे बढ़ना चाहिए। तीसरी बात, देखिए, जो एक केंद्रीय अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी उस समय भी, बिल्कुल पार्लियामेंट 1920 में जो पार्लियामेंट एक्ट बना करके इसे संशोधन किया गया था इसमें। तो उस समय जब एक अधिनियम के तहत उसकी थी और डिग्री की मान्यता जो देने की बात है वो है, और जब उसके जो है प्रेसिडेंट विजिटर हैं, तो 1981 में जब सरकार डैमेज कंट्रोल मोड में आई और उसका संशोधन करके उन्होंने कहा कि यहाँ के मुस्लिम्स द्वारा स्थापित उनकी पसंद का एक शैक्षणिक संस्थान है, और इस तरह जो है ये इनको समझने के लिए तमाम चीजें पहले 2005 में आ जाते हैं। 2005 में मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित करने, तो माइनॉरिटी सिलेक्टिव नहीं हो सकता, देन माइनॉरिटी हैज टू बी and the seat sharing has to be distributed among other minority। जैन भी माइनॉरिटी है, सिख भी माइनॉरिटी है, बहुत सी माइनॉरिटी, बिल्कुल। एक तो ये, दूसरा जो आर्टिकल 30 की बात कर रहे हैं, देखिए आर्टिकल 30 अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान चलाने की इजाजत देता है, लेकिन वो भी शैक्षणिक संस्थान सर उसको रेगुलेट करने का, उस सरकार के बनेंगे वो भी पास करने का सरकारों के पास अधिकार है। ऐसा नहीं है कि संविधान का या सरकारों का संशोधन नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि ये जो अभी जजमेंट आएगा इसके फार रीचिंग इंपैक्ट होंगे। 1920 की परिस्थितियां अलग थी, 51 की परिस्थितियां अलग हुई, 67 की परिस्थितियां अलग हुई, 81 की परिस्थितियां अलग हुई, 2005 की परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि किसी एक व्यक्ति मतलब आप ही अपॉइंट करेंगे, आप ही अपना एकेडमिक, ये अल्पसंख्यक का स्टेटस नहीं, मुझे लगता है कि ये मुस्लिम स्टेटस है उसका, जिसको हटानी चाहिए। अल्पसंख्यक का स्टेटस हम लोग कहते हैं, लेकिन दरअसल ये स्टेटस जो है ये मुस्लिम स्टेटस है, और इसीलिए जो है विरोध भी है, क्योंकि सारी की सारी चीजें जो है उन्हीं के लिए हो रही, उन्हीं के फेवर में हो रही है। आसिफ साहब, क्या आपको लगता है कि अल्पसंख्यक स्टेटस की बात हो रही है, लेकिन दरअसल ये स्टेटस मुस्लिम स्टेटस है, क्योंकि 50% आप जो है केवल अपने लिए करते हैं, सारी सुविधाएं केवल मुस्लिमों के लिए, अपॉइंटमेंट सारे मुस्लिमों के लिए, आपने दूसरे अल्पसंख्यकों के लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं वहां पे, तो फिर आप वकालत क्यों कर रहे हैं इसकी? और भारत शायद आपको बस अपडेट होने की जरूरत है। जी बताएं, अपडेट कर दीजिए मुझे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बीटेक में 70% जो छात्र हैं वो नॉन मुस्लिम समुदाय से ही आते हैं। दूसरा, वहां के मैनेजमेंट
छात्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए जी। देखिए बीएचयू यूनिवर्सिटी में भी एससी और एसटी के लिए एक कोटा फिक्स है। अगर मुस्लिम समुदाय के लिए एससी एसटी कोटा का इससे क्या संबंध? नहीं, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। एससी एसटी कोटा तो कोर्ट के सारे संस्थानों में है, वो तो संविधान ने रिजर्वेशन दिया हुआ है ना, तो फिर उसमें क्या आप बोलेंगे ओबीसी कोटा? आपके यहाँ तो वो भी नहीं होता है। आप बार बार बात कर रहे हैं 1920 की, क्या 1947 से लेकर आज की डेट तक जब हम बहस कर रहे हैं, क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रूल्स ऑफ लॉ के हिसाब से नहीं चल रही, या उसकी डिग्रियां मान्य नहीं है? क्या यूनिवर्सिटी सवाल वो नहीं, आसिफ साहब सवाल वो नहीं, सवाल वो नहीं आसिफ साहब के लॉजिकल बी लॉजिकल वो सवाल नहीं है। यस, वी आर लॉजिकल, दैट इज व्हाई वी आर रेजिंग दिस क्वेश्चंस। सवाल ये नहीं है कि आपको 1920 के नियम को फॉलो, आपने जो नियम बनाए थे संविधान के बनने से पहले, वो नियम आज के हिसाब मुताबिक जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है, उसको बदला जाना चाहिए। इस पे बहस हो रही है। मैं यही तो आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप बात कर रहे हैं 1920 के यूनिवर्सिटी के रूल्स की, मगर क्या 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ और 1952 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, उससे लेकर आज तक जो आज की डिबेट हम कर रहे हैं, क्या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी रूल्स ऑफ लॉ के हिसाब से नहीं चल रही है? क्या आप जो यूनिवर्सिटी में डिग्रियां बांटी गई वो रूल्स ऑफ लॉ के खिलाफ थी? मानी गई ना। मैं इस पे कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर रहा है, इस पे कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर रहा है आसिफ साहब। कह रहा है कि जो डिग्रियां आपने बांटी, क्यों हो रहा है? मैं बता रहा हूं, कोई इस पे क्वेश्चन कोई नहीं रेज कर रहा है कि आपने डिग्रियां जो है नियम के हिसाब से नहीं बांटी। क्वेश्चन ये है कि आपने जो नियम बनाए वो नियम आज के दौर में सही नहीं है। वो जब तक संविधान नहीं था, जब देश आजाद नहीं था, तब के नियम अलग थे। आज की अश्वनी जी ने साफ किया ना, आज की परिस्थिति के हिसाब से आपके नियम नहीं है। और आप जिस उद्देश्य से सर सैयद अहमद खान ने यूनिवर्सिटी को बनाया था, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। वो तो आधुनिक शिक्षा की बात करते थे, वहां से आतंकवादी निकल रहे हैं आपके, तो कहां से उद्देश्य पूरा हो रहा है? आतंकवादी निकल रहे हैं। ध्रुव सक्सेना कौन है? और फिर आप वो एएमयू में तो नहीं पढ़ रहा था ना। अब एएमयू की बात करें, पूरी भारत की बात मत करें ना आप। कहां जोड़ रहे हैं? कहां से जोड़ रहे हैं भाई? अब जो एसएफआई के लोग जो पकड़े गए हैं सर, वो कौन है? अभी तो भारत कौन है? कौन? मैं एएमयू से बात कीजिए ना, बाकी मैं बात करूंगा। दस्तावेज है आपके वजन जितना दस्तावेज है मेरे पास, इसलिए आप उन पे मत जाइए जहां पे बात कर रहा हूं। बिल्कुल, मैं जिस मुद्दे पे बात करूं, आप एएमयू पे बात करें हमसे, मैं एएमयू पे बात करूंगा। कहां पे आतंकवादी? अरे भाई, आप एएमयू के सेंट्रल हॉल में आप जिन्ना का फोटो लटकाएंगे, कहेंगे हम भारत के हैं। क्यों जिन्ना का फोटो नहीं हटाया आपने? किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या पार्लियामेंट जाके हटाएगी? मिलिट्री हटाएगी क्या? भारत में है ना एएमयू, तो जिन्ना का फोटो क्यों वहां पे? तो क्यों नहीं हटाया आपने? उसके बारे में तो कभी कुछ नहीं कहा आपने। इसीलिए स्टेटस हटना चाहिए, इसीलिए स्टेटस हटना चाहिए। वो सर राष्ट्रीय महत्व का यूनिवर्सिटी होगा तो वहां पर जिन्ना नहीं होगा। समझ गए ना? नहीं हटेगा। 57 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा हाई कोर्ट के आदेश के बाद। आपके कहने से नहीं होने का। हमारे कहने से नहीं होगा, देश के कहने से होगा। देश यही चाह रहा है, देश यही चाह रहा है। कोर्ट के कहने से होगा, देश के हमारे कहने से होता तो हट जाता, हमारा बस चलता तो हम खुद हटा देते। लेकिन हम हटा नहीं सकते क्योंकि हम कानून को मानने वाले लोग हैं ना। हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून की इज्जत करने वाले लोग हैं, इसलिए नहीं हटेगा। और आपके मन में आसिफ साहब आप जिस मेंटालिटी से आप ये कह रहे हैं ना, उससे निकलिए बाहर। भारत बदल चुका है, भारत बदल चुका है सर। भारत को स्वीकार कीजिए। चुका है, आपको भी उस मेंटालिटी से बात आना पड़ेगा जहां आप सुदर्शन न्यूज पर हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान के बदले, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुस्तान ही लिखा है, इंडिया लिखा है, भारत लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ना हिंदुस्तान लिखा हुआ है ना हिंदुस्तान लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए सर, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए ना, उसमें हिंदुस्तान लिखा हुआ है ना उसमें हिंदुस्तान लिखा हुआ है, उसमें इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है। जरा पढ़ लीजिए अच्छे से। ऐसे भ्रमित मत कीजिए लोगों को। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या बिना कॉन्स्टिट्यूशन को हटाए हुए आप हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे? उसकी बात कहाँ हो रही है सर? फिर आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। जब हिंदू राष्ट्र की बात कहाँ हो रही है, फिर आप दूसरी बहस में चले जाते हैं। दूसरी बहस में क्यों जाते हैं? हुसैन साहब को हिंदू फोबिया हो गया। हुसैन साहब को हिंदू फोबिया हो गया। क्या मैं क्या कह रहा हूँ? अभी अश्वनी जी ने पूरा साफ किया ना, जो जब कानून आपका था तब ठीक था, जब संविधान नहीं बने था तब ठीक था, आजादी के पहले ठीक था। आज के दौर में सही नहीं है, बदला जाना चाहिए। सीधी सी बात है, लॉजिकल है, इसमें क्या दिक्कत है? यूनिवर्सिटी जो है वो आर्टिकल 13 के तहत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रन कर रही है, भारत के संविधान के तहत रन करनी चाहिए।
भारत का संविधान सर्वोपरि है। जय हिंद, जय भारत। भाई वही तब भी कह रहे हैं, भारत का संविधान सर्वोपरि है और अब इस भारत के जय संविधान जय में लिखा भारत हुआ है के कि साथ- संशोधन हो सकता है। वो कहेंगे जय हिंद, जय भारत के साथ झंडा वो का बोलता फोटो है जी कि संशोधन होना चाहिए, वो भी संविधान का ही पार्ट है और उसके हिसाब से करेगा। अश्वनी जी बेटर समझाएंगे। अश्वनी जी, क्या लगता है कि जो आसिफ साहब कह रहे हैं वो लॉजिकल है, सही है? ऐसा बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। अल्पसंख्यक संस्थानों का 100% प्रशासन अल्पसंख्यक ही करे, एक भ्रामक बात है। आर्टिकल 30 में कहीं ऐसी बात नहीं लिखी गई है कि जो अल्पसंख्यक संस्थान होंगे उनका प्रशासक जो है अल्पसंख्यक होगा। आर्टिकल 30 को प्रभावी बनने के लिए यह भी मानने की जरूरत नहीं है कि अल्पसंख्यक ही पूरा प्रशासन। उसके लिए आपको यह समझना होगा कि जो देश के लॉज हैं, देश के कानून है, एकेडमिक एक्सीलेंस है, तमाम जो जजमेंट्स हैं, वो जजमेंट जो है उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। और जो भारत एक धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, दो तरह के अल्पसंख्यक हैं। तो अल्पसंख्यक का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो मेजॉरिटी से बिल्कुल थोड़ी सी कम है, सिर्फ वही अल्पसंख्यक है। आपको ये मानना चाहिए कि भारत एक बहुधार्मिक देश है और सरकार के संरक्षण में वो चीजें चलती हैं और सरकार के नामित जो कानून है वो कानून चलते हैं और उसके बाद होता है। दूसरी बात, आप ये समझिए कि जो आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 30 में अगर आप बात करेंगे तो अल्पसंख्यक वर्ड है। अल्पसंख्यक ये कहीं नहीं कहता है कि आप एक ही व्यक्ति उसका करेगा। और जो लॉ एजुकेशन पॉलिसी होगी, वो एजुकेशन पॉलिसी समय समय पर जो नीति निर्धारक हमारे देश की एजेंसीज हैं, वो एजेंसीज जो डिसाइड करेंगे वो कोर्स करिकुलम होगा। आपका एक सब्जेक्ट आपका हो सकता है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स एट पार, कंपैरेटिव और इक्विवेलेंट होने चाहिए बाकी जो एजुकेशन पॉलिसी उसके। तभी तो एक्विवेलेंस डिपार्टमेंट की बात होती है, तभी तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज जैसे यूनिवर्सिटी एजेंसीज बनती है जो डिग्रीज को एट पार इक्विवेलेंट करती हैं। तभी तो विदेश की शिक्षा भारत की शिक्षा के बीच में इक्विवेलेंस होता है कि कोई एमबीबीएस की डिग्री विदेश से लेकर आता है, भारत में डॉक्टर चिकित्सा व्यवसाय करना चाहता है तो उसकी डिग्री भी इक्विवेलेंट होनी चाहिए। यूक्रेन से डॉक्टर, और मुझे लगता है जो सच्चर कमेटी की बात आप आसिफ साहब कह रहे थे, सच्चर कमेटी में भी कभी डिफरेंट इशू है। नहीं, सच्चर कमेटी ने भी कोई रिकमेंडेशन नहीं किया कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग से आप बनाइए। वो तो कह रहे हैं वो भाई पिछड़ा हुआ है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए रिजर्वेशन चाहिए उनको स्कूल में, तो उनके लिए तो कह रहे हैं ये हटाइए, तभी तो उनको फायदा होगा। हर दूसरे तीसरे दिन हम लोगों को पता चल रहा है कि बीटेक कर रहा व्यक्ति, एमटेक कर रहा व्यक्ति, उसको कनेक्शन है कहीं आईएसआईएस के साथ कनेक्शन, क्या लेकर आए में कनेक्शन, जो ये सब बातें गवर्नमेंट तो रेगुलेट करेगी ना किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, बिल्कुल। जिसका नाम ये ले। मैं आसिफ साहब आऊंगा आपके पास, आ रहा हूँ एक बार, अश्वनी जी बोल रहे तो फिर जी बोलिए आसिफ साहब। मैं दूसरी बात यह है कि अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, चाहे वो मेजॉरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, चाहे जाधवपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे जेएनयू हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर किसी प्रकार के जो देश विरोधी गतिविधियां अगर चलती है या जो कोर्स करिकुलम डिसाइडेड है या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है या जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है उसके बियॉन्ड ऐसी शिक्षा दी जाती है तो गवर्नमेंट इंटरफेयर की। पहला। दूसरा, हर रोज देखिए मुकेश जी वहां से ऐसे न्यूज आती है, वहां नहीं और भी यूनिवर्सिटी से जिनका नाम आप ले रहे थे, ये भोपाल वाली जो बात कह रहे थे ध्रुव सक्सेना, पुलिस ने अरेस्ट किया। तो जो बाकी एमटेक बीटेक कर रहे लोग, पढ़े लोग, आप समझिए वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में पाए जाते, टेररिस्ट एक्टिविटी सपोर्ट करते हैं। आप ये देखिए दिल्ली रॉयट्स केस में भी जो अभी जिसको एक्टिविस्ट बना करके उमर खालिद, बिल्कुल सारे आतंकवादी तो पढ़े लिखे ही हैं। जो ट्विन टावर को उड़ाया था वो पायलट थे, उसामा बिन लादेन इंजीनियर था, अफजल गुरु प्रोफेसर था, तो सब तो पढ़े लिखे हैं लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल किधर कर रहे हैं आप? सबसे बड़ी बात तो वही है। अभी तक वकील कोई नहीं मिला है सर, मैं देख रहा हूं कि आगे लगता है कि कोई वकील भी हो शायद जो आतंकवादी गतिविधि। जबलपुर में पकड़े गए, जबलपुर में कितने वकील पकड़े गए आप देखिए ना। बिल्कुल जबलपुर में तो आईएसआईएस का पूरा मॉड्यूल मिला। बिल्कुल, बिहार में आईएसआई का पूरा मॉड्यूल है, सब चीज है। आसिफ साहब हमारे पास समय की कमी है, आखिरी कमेंट आपके लिए जी। देखिए, मैं अधिवक्ता साहब जो है वो मुझसे ज्यादा कानून जानते हैं। मैं कानून की शायद उतनी समझ नहीं रखता हूँ जितनी अश्वनी दुबे जी रखते हैं। मगर जब आप बात कर रहे हैं माइनॉरिटी स्टेटस की, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि माइनॉरिटी स्टेटस जो है मोर देन 60% वो जैन समाज के द्वारा
रन किए जाते हैं, क्या उन पर भी सवाल होगा? और मेरा अंतिम कमेंट ये है कि जो माइनॉरिटी स्टेटस मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है, उसे मैं सुप्रीम कोर्ट से आशा करूंगा और ये उम्मीद करता हूं कि उसे बरकरार रखा जाएगा। ठीक है, रोली जी। Mukesh ji, education doesn't mean to teach people to know what they don't know. Education means to teach them to behave as they don't behave. तो the basic question is, जो एक मूल का प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि क्या वास्तविक तौर पर वहाँ शिक्षण ही हो रहा है, शिक्षा ही हो रही है? जो आपने एक प्रश्न उठाया था वो बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है कि वहाँ से आतंकवाद भी निकलता है, वहाँ आज भी जिन्ना की तस्वीर टांगी जाती है जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहाँ आज भी ऐसे आंदोलन होते हैं, और जब भारत और देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं तो वहाँ के लोग फिलिस्तीन के पक्ष में रैली निकालते हैं। मैं तो वहीं उसी क्षेत्र से आती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि आए दिन कोई ना कोई ऐसी गतिविधियाँ वहां पर होती हैं जो संपूर्ण देश की शांति के लिए खतरा हो सकती हैं, ये राष्ट्र के लिए खतरा हो सकती हैं, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है। आसिफ भाई, आपने जय हिंद जय भारत किस हृदय से बोला मुझे नहीं पता, लेकिन आपने ये नहीं बोला कि जिन्ना की फोटो फाड़ के फेंक देनी चाहिए उस यूनिवर्सिटी से। आज जिन्ना का, जिसने इस देश का बंटवारा कराया, जिन्ना का क्या स्थान है कि वो एएमयू में रहे, लेकिन आपने जय हिंद जय भारत कितने हृदय से बोला मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये बोल के जाइए, अंतिम कमेंट करके जाइए कि जिन्ना की फोटो आप हटाएंगे, और नहीं तो आपको स्वयं जाकर के हटाइए। ये देश का एक संदेश जाता है, जो भारतीय जो मुस्लिम है, भारतीय मुस्लिम भारतीय हैं, उनको जिन्ना से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, आतंकवादी गतिविधियों में कोई भी हो, सबसे बड़ा नाम अगर कहीं आता है तो कई बार एएमयू का आता है, जो एक बहुत ही संवेदनशील विषय है, सुरक्षा का विषय है, राष्ट्र की सुरक्षा का विषय है, देश की सुरक्षा का विषय है। आप इससे बच नहीं सकते हुसैन साहब। वाइंड अप करना है रोली जी, प्रोग्राम को वाइंड अप भी करना है। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता भी बैठे हुए यादव जी, एक बार आप भी आखिरी कमेंट आप बता दें। सचिन यादव, देखिए, किसी एक व्यक्ति विशेष के नाते किसी जाति या धर्म को हम लोग गलत नहीं ठहरा सकते। इसी देश के लिए जो है, इसी देश में, इसी भारत में अब्दुल कलाम साहब पैदा हुए, जो है पीर अब्दुल हमीद पैदा हुए, जिन्होंने देश के लिए समर्पित रहे। जो है किसी एक व्यक्ति के लिए हम कुछ कह नहीं रहा है सर, गलत ठहरा सकते। ठीक है। अश्वनी जी आखिरी कमेंट। देखिए, मैं सिंपल सा ये कहना चाहूंगा कि देश में आज एक यूनिफॉर्म एजुकेशन की जरूरत है, और यूनिफॉर्म एजुकेशन में कोर्स करिकुलम इक्विवेलेंट होना चाहिए, और भारत सरकार या उनका नामित व्यक्ति प्रतिनिधित्व करे। यही आज देश में रूल ऑफ लॉ यही है। आजादी से पहले और आजादी के बाद के संदर्भ में आज अंतर है, और इसीलिए कोर्ट्स भी यही बात कहती है कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मतलब यह नहीं है कि माइनॉरिटीज ही चलाएंगे, गवर्नमेंट के लोग भी चला सकते हैं, और एक सब्जेक्ट होता है, बाकी कोर्स इक्विवेलेंट होता है। और मैं समझता हूं एडमिनिस्ट्रेशन देश की बेहतरी के लिए जरूरी है, इसलिए आसिफ भाई जैसे लोग भी इस बात को माने कि आपको विकास की, प्रोग्रेस की, एजुकेशन की मुख्य धारा के साथ चलना पड़ेगा और कंडेम्ड करना पड़ेगा ऐसी एक्टिविटीज को। आज आप 21वीं सदी के भारत में आप माइनॉरिटी करके नहीं चल सकते। 21वीं सदी के भारत में आपको हेल्दी डिस्कशन करना पड़ेगा, और वो हेल्दी डिस्कशन तभी होगा जब ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो सिर्फ और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ावा देने के लिए मिले, वो बंद होंगे, और एकेडमिक एक्सीलेंस की एजुकेशन दी जाएगी। बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील जी आपका, आसिफ साहब आपका, रोली जी आपका, और सचिन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की इस महत्वपूर्ण चर्चा में। आज जो हम चर्चा कर रहे थे कि एएमयू का जो अल्पसंख्यक स्टेटस है, वो स्टेटस बरकरार रखा जाए या उसे फिर से छीन लिया जाए, खत्म कर दिया जाए, और एएमयू को केवल एक किसी समुदाय के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए खोल दिया जाए। हालांकि एडमिशन वहाँ पर सभी का होता है, लेकिन रिजर्वेशन जो है वहाँ पर सिर्फ मुस्लिमों का ज़्यादा है, और एएमयू में जो अल्पसंख्यक का स्टेटस है उसका मतलब है मुसलमानों का स्टेटस, और इस स्टेटस के खिलाफ ही ये आवाज़ उठ रही है। और स्टेटस अगर मुसलमानों का नहीं होता तो वहाँ पर जो दूसरे अल्पसंख्यक हैं उनको भी जगह दी जाती। वहाँ पर ना जैन को जगह दी जाती है, ना बौद्ध को दी जाती है, ना सिख को दी जाती है, और अल्पसंख्यक का मतलब केवल मुसलमान बना के रख छोड़ा है, और यही वजह है कि इसका इतना विरोध किया जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।